हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और दोस्तों ये 15 दिसंबर 2017 में हुआ था। तो पहला है सामान्य हिंदी और दूसरा है मूल विधि और संविधान से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को दोस्तों हम ये बता दें, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग आपको प्रैक्टिस खुद से करना है और जितना हो सके उतना ही करिए, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही कम है और जितना आप करेंगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सामान्य हिंदी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ पर तमस शब्द का दोस्तों समानार्थी शब्द पूछा है, तो यहाँ पर तमस का समानार्थी शब्द हो जाएगा अहंकार, अंधकार। अंधकार से रिलेटेड है समानार्थी शब्द तमस का। और यहाँ पर आप देखिए प्रकाश का जो समानार्थी शब्द है वो आलोक के साथ मैच है, तो इसलिए प्रकाश का समानार्थी शब्द आलोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका जीरा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ पर सुबह है, मिर्ची है और दृष्टि है, ये 3 स्त्रीलिंग है और बाकी जीरा जो है ये पुल्लिंग में आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए बोला है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इतकाल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर पूछा है उपर्युक्त दोहे में से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका अलंकार जो प्रयोग हुआ है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का यहाँ पर आपका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत दोहे में भ्रमर एवं कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। अतः इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट चीज़ों को बताया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर सागर किसकी रचना है। सबसे आप ये कह सकते हैं या सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सूर सागर किसकी रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास की रचना है सूर सागर। और यहाँ पर दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं सूरदास की क्या क्या रचनाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। कबीरदास की रचना है बीजक है, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम और तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। तो ये सारे के सारे रचना आप याद कर लीजिए, ये आने वाले क्वेश्चन हैं और आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर कहावत का यानी कि मुहावरा एक दिया है, उसका जो है सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 से 9 तक का एक गद्यांश दिया है, जिसमें आपको पढ़कर ये बताना होगा कि क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, पैराग्राफ के हिसाब से संबंध कारक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रस्तुत काल पहचानिए। तो यहाँ पर दुनिया को नई राह दिखाता है, तो सामान्य वर्तमान काल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिवर्तन करने वालों लोगों की क्या खासियत होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं।
जैसे आप सब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, और होना भी चाहिए, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको अर्थालंकार के रूप में जाना जाता है, या आप ये कह सकते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। तो ये इनके रचयिता हो जाएंगे नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर नासिरा शर्मा जी हैं जो इसके लेखक हैं इस उपन्यास के, ठीकरे की मंगनी। और इनके और भी उपन्यास है, जैसे 7 नदियाँ एक समंदर, और सालमली, और है जिंदा मुहावरे, और भी हैं इनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है, जहाँ रिक्त स्थान है उसको भरना है। क्वेश्चन ये है, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर शुद्ध ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है। ऊपर दोस्तों पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग जो शब्द है यहाँ पर प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी दुपट्टा, अध्यक्ष और महोदय ये सारे के सारे आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप याद कर लीजिए, कम से कम 50-50 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके 3 अर्थ हैं, मोती के संदर्भ में चमक या कांति, और मनुष्य के संदर्भ में इज्जत या सम्मान, और चून के संदर्भ में साधारण पानी। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब शब्द एक ही आप प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उस शब्द का कई अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे कि आप डबल मीनिंग कभी कभी बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक ही शब्द बोलते हैं लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक मतलब निकलते हैं। निकलने वाले लोग कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्मल का विलोम शब्द आपको पहचानना है। निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। निर्मल यानी कि पवित्र, मलिन यानी कि मैला या गंदा। बाकी आपका भ्रमर भद्र का विलोम शब्द अभद्र हो जाएगा, और सम का विषम हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला है, आसक्ति शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर आसक्ति शब्द का जो अर्थ हो जाएगा अनुराग से इसका रिलेशन बन जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भी हैं, जैसे कि हुतासन का अर्थ हो जाएगा अग्नि, और पिक प्रिय का अर्थ हो जाएगा आम, और जन्मदात्री से आपका अर्थ ये निकलता है कि माता से रिलेटेड आपको यहाँ पर जन्म देने वाली यानी कि जो होती है उनको माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, फास किसकी रचना है। यहाँ पर फास किसकी रचना है ये पूछा गया है। ये संजीव कुमार की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फास जो है संजीव जी की रचना है। और यहाँ पर इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत में विगत लगभग 2 दशकों से बढ़ रही किसान आत्महत्याएं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, मजदूरों को अनेक काम हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
मजदूरों को अनेक काम है। तो यहाँ पर अभी तक हम जितने भी आपको मॉडल पेपर इसका करवाए हैं, यानी कि 2017 का क्वेश्चन पेपर कराए हैं यूपीएसआई का, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर यहाँ पर आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए, और ये भी आया है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, यही सब पूछे जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल है। आप एक बार हिंदी पढ़ लीजिए या रिवाइज कर लीजिए सरसरी निगाहों से, आपको हिंदी में नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर आपको बता ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार में इस वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बालू से तेल निकालना, इसका अर्थ ये हो जाएगा असंभव को संभव करना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बालू से तेल निकालने का। तो यहाँ पर असंभव को संभव करना, इस हिसाब से इसका ये अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल को आपको पहचानना है, कौन सा काल है? यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया है, जो एक दिया है, तो इस हिसाब से आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सफलता। जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द एक वचन में कौन सा प्रयोग होगा? वर्षा जो है हमेशा एक वचन के ही रूप में प्रयोग होता है। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आप यहाँ पर वर्षा को वर्षाएं तो नहीं कहेंगे कभी भी, जब भी कहेंगे वर्षा ही कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप मीनिंग समझिए, उस हिसाब से आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, और हड़बड़ाने और जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर पूछा है आग लगने पर कुआं खोदना, तो यहाँ पर लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर सही अर्थ आपका हो जाएगा, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो हे भगवान विस्मय बोधक चिन्ह का यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जड़ का विरुद्ध यानी कि विपरीत शब्द हो जाएगा चेतन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़ का विरुद्ध यानी कि विपरीत शब्द चेतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों यही है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में आपका हो जाएगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिस और उसको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर त्रुटि एक है, वो आपको पहचानना है, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ गलत है। तो एक आपका हो जाएगा कि भावना जागृत होती है, और दूसरा हो जाएगा देश प्रेम के कारण ही किसी, या सॉरी,
दूसरा हो जाएगा आपका उसके देश के प्रति श्रद्धा। यहाँ पर देश की जगह तालव्य सा होगा, ना कि मूर्धन सा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दो के दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, बिंदु का बहुवचन क्या है? दोस्तों बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा, बिंदुएं नहीं होंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? यहाँ पर तेज पूछा है, क्या है? यहाँ पर तेज हो जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, रीतवाचक क्रिया विशेषण। आप देख सकते हैं ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2013 में धूल के पौधे पर, इसके लिए गोविंद मिश्र जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर सरस्वती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2013 में। और यहाँ पर तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की ओटिगिला इट के लिए सरस्वती सम्मान इनको भी प्राप्त हुआ था। 2018 में प्राप्त हुआ था और गोविंद मिश्र को 2013 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आप आंसर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ये हिंदी है और आप सबको हिंदी जाहिर सी बात है आती है, लेकिन कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो वहीं पर आप धोखा खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही उचित शब्द कौन सा है? यहाँ पर गुड़ गोबर करना का हो जाएगा मजा किरकिरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मजा किरकिरा करना, गुड़ गोबर करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ भाषा है द्रविड़ परिवार की भाषा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? वो भी 1982 में, तो महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में प्रदान किया गया था। अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ जा रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। जहाँ था थे थी हैं वहाँ पर भूतकाल ही होगा, लेकिन आप जब पूरी वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि ये पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यहाँ पर अमोद शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा हर्ष से रिलेटेड हो जाएगा, हर्ष यानी कि उल्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी सामान्य हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग आपको पूछा है, नेता का हो जाएगा स्त्रीलिंग नेत्री। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में यहाँ पर ये भी दिखा है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्रि जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे धाता का धात्री, अभिनेता का अभिनेत्री। तो चलिए दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ पर आप ये भी पढ़िएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मूल विधि सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन होता है यूपीएसआई में। तो अभी भी अगर आप देरी कर रहे हैं तो मूल विधि संविधान आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन यहीं से है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? कौन सा कृत्य यानी कि भारतीय नागरिकता उसकी रद्द करने के लिए काफ़ी है? पहला है
ए दिया है नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, और दूसरा है नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, ए है सही या बी है सही या दोनों है सही। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अगर आप किसी शत्रु को जो है संपर्क साधा है तो भी आप जो है अपने देश की प्रति गद्दारी कर रहे हैं, इस कारण आपकी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है। पहला है ए दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और बी दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, दो के दोनों सही हो जाएंगे। अगर आप कोई कह रहा है किसी का मर्डर करना है, आप उसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तभी आप अपराधी माने जाएंगे। और दूसरा आपको पता ही है आत्महत्या यानी कि खुद की जान लेना आप चाह रहे हैं तो भी एक प्रकार का आप अपराध कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा धारा यह कहती है 309 धारा कहती है आत्महत्या करने का प्रयत्न भी एक तरीके का अपराध माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दो के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्नोमुखी बनाएगा जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके। और बी दिया हुआ है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो यहाँ पर आपका ए और बी दो के दोनों सही हो जाएंगे। दोनों जो है यहाँ पर इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में ये लिखा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो इस हिसाब से दोस्तों ए और बी दो के दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। डाकघर, बचत बैंक ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत डाकघर, बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उसकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया हो। ठीक है, इसके अनुसार मताधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। यहाँ पर कौन से वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड एग्लिन के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय को उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन। तो यहाँ पर इनका कार्यकाल था 1862 से 1863 में इनकी जो है ड्यूटी थी, कार्यकाल थी। और लॉर्ड कैनिंग के समय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था और जिसके तहत जुलाई 1862 में लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में सर्वोच्च एवं सदर न्यायालयों को समाप्त कर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है सूचनाधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है, रूप में
की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यातायात संकेत का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है तो इसका संकेत पूछा है क्या है। तो इसका संकेत का अर्थ हो जाएगा आगे रास्ता फिसलदार है, यानी कि आगे फिसलाहट है तो कृपया आप धीरे चलें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस हिसाब से आप यहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप एक इसको तैयार ही कर लीजिएगा जो सिंबल वाले क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी आप देख रहे हैं, कोई भी सेट देख रहे हैं, हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन, यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान में। राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन हो जाएगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर पूछा है राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के समक्ष जो है बजट पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा स्रोत नहीं है? भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम पूछा है, ये कौन थे? ये इनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनका नाम अजीब है थोड़ा, लेकिन आपको याद करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी दोस्तों यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान के स्थान पे हो जाएगा अनुलाभ वह सुविधा या लाभ है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नगद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुलाभ। क्वेश्चन नंबर 14 है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? यहाँ पर पूछा है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि, ठीक है, कौन सा न्यायिक मामला था? वो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, ये न्यायिक मामला था, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। इस मामले में ये वर्णन किया गया था। वर्ष 2015 में ये हुआ था। वर्ष 2015 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वतों का जो है उदाहरण है। और ये भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और यह पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला का भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? पूछा है कौन सा अभिशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेलॉन जो है अभिकारक ऐसा होता है जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये त्रुटिपूर्ण था तो इसलिए इसको हटा दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य पूछा है कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार
की गई नीति। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर हो जाएगा संयुक्त आसूचना समिति यानी कि JIC। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण अस्कंद रा सेना नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयुक्त आसूचना समिति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। तो रिक्त स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नकद अंतरण योजना थी जिसका यह उद्देश्य था कि 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना। और दूसरा था इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष की होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड दिया जाना था, बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हो। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपनी बेटी अपना धन। ये हरियाणा सरकार ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में बग एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती है। ठीक है, बग जो है एक तरीके का त्रुटिपूर्ण वायरस आप कह सकते हैं, तो ये इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो संविधान का अनुच्छेद 316 है, इसके अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति इनकी जो की जाती है ये राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, पहले स्टार्टिंग में 8 थी, बाद में 12 हो गई हैं, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 ही अनुसूचियां थी, अभी हो चुकी हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। यहाँ पर शेयर क्रॉपिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्नौज, जो है कन्नौज का पुराना नाम था कान्यकुब्ज, ये भारतीय शहर का ये पुराना नाम था। ठीक है, कन्नौज का, तो आप याद करिए जिससे कि आपको भूले ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है। यहाँ पर 0 होती है, इसकी आवृत्ति की जो मात्रक होती है, यूनिट होती है, वो हर्ट्ज में नापी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति जो होती है 0 होती है। ठीक है, वो भी 0 हर्ट्ज के रूप में आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2016 के किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2016 में मालदीव ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय ले लिया था, वो देश था मालदीव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध यहाँ पर हो जाएगा आलू से हो जाएगा, गोल क्रांति का संबंध वो भी किससे है, कृषि क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं। तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र के ये आसपास घूमती हैं बुशमैन जनजातियां। ठीक है, ये एक प्रकार की जनजातियां हैं, तो ये कालाहारी मरुस्थल के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 30 है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 4% होता है। ये आप सबको पता है कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब इंसान अपने सांस को छोड़ता है। और क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे दर्जे के रूप में बराबर नहीं है। पहले समान है जो दूसरे दर्जे के रूप में बराबर, आपको उसको चुनना है जो दूसरे दर्जे के रूप में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बराबर जो नहीं है ये मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। तो 32 में हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार जो है वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है, वह जो है कौन से रूप मतलब नाम से उसको जाना जाता है। तो उसको जो है डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस के रूप में जाना जाता है, यानी कि डीएनएस कहा जाता है उसको, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम उसको कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी। यहाँ पर जो वर्ष 2008 में इनकी मुहिम चलाई गई थी वो बालिका संरक्षण अभियान था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए है, वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर और खंड बी देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। और बी में क्या दिया है, किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीने के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल बी ही सही होगा, बाकी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। यहाँ पर वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में पूछा है भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है, वो हो जाएगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद यानी कि CISM सैन्य विश्व खेल 2019 की मेजबानी करेगा। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आप करंट अफेयर भी पढ़िए क्योंकि ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अभी ये 2019 बीत चुका है, 2021 चल रहा है, तो करंट अफेयर भी आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा चीन, उस टाइम जो है मेजबानी करता चीन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसको समाप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। अच्छा क्वेश्चन है, संसद सदस्य को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद सदस्य को जो है शपथ दिलवाता है, और ये आर्टिकल 99 में इसको वर्णित किया गया है। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। अच्छा उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी भाई हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही हम आपको नए नए पेपर सेट प्रोवाइड करते रहेंगे, और साथ में आपको आने वाले टाइम में और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। तब तक के लिए मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इसके साथ। धन्यवाद। जय हिंद।